हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, विवेक बजाज आपका मित्र, को फाउंडर स्टॉक जिलन मार्केट्स का। सब सही चल रहा है ना? सही सही चलेगा। नॉट टू वरी एट ऑल, वी विल कम आउट ऑफ इट। बार बार एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, बट करता रहूंगा जब तक ये कमीना कोरोना हमारे जीवन से नहीं निकलेगा, तब तक बोलता रहूंगा। आप पॉजिटिव रहिएगा और हम सब पॉजिटिव रहेंगे, और इन वीडियो के साथ में मैं पॉजिटिविटी और फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सही ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग हैं, आप लोग हमको कनेक्ट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आपको बहुत पसंद आ रहा है हमारे कुछ वीडियोस। तो आपने इतना प्यार दिया है, जैसे मुझे याद है कि वरिंदर का जो वीडियो था जिसमें उन्होंने पूरे सेक्टर को एनालाइज करके नंबर्स यूज करके स्टॉक्स निकाले थे, और कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि कुछ तो स्टॉक्स इतने चल गए हैं कि कोई हिसाब नहीं है। खैर, वो बात तो और दूसरी है, कुछ चल भी जाएंगे और हो सकता है कुछ ना भी चले, तो आइडिया वो नहीं है। आइडिया ये है कि आपको प्रोसेस बताया जाए, और वो प्रोसेस जितना आप सीखेंगे उतना आप सही मायने में एक इंडिपेंडेंट बनने का एक जज्बा क्रिएट कर पाएंगे। सो दोस्तों, एक और फेस टू फेस लेके आया हूँ, और इस बार सोचा कि जो सेक्टर वाली बातें हम लोग कर रहे थे कुछ फेस टू फेस में, पिछले कुछ वीडियो से हमने सौरभ से बात की थी, तो उसने क्वांटिटेवली कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके बारे में बताया था। और वीरेंद्र का तो आपको पता ही, उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट नंबर्स को यूज कर करते हैं वो बताया था। तो इस बार लगा कि कुछ ऐसे कुछ उनको बुलाना चाहिए जिनका मार्केट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो, और जिन्होंने सेक्टर का उतार चढ़ाव देखा हो। क्योंकि क्या है ना, मार्केट में एक प्रश्न जो दिमाग में हमेशा रहता है कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा, और ये सेक्टर्स को एनालाइज कैसे करें। स्टॉक का एनालिसिस तो क्या है, कई लोग हैं जो बता देते हैं, बट सेक्टर का एनालिसिस करना दोस्तों इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे लगा कि ऐसे किसी को बुलाना चाहिए जिनका एक्सपीरियंस हो सेक्टर एनालाइज करने में, और जो मार्केट में काफी साल से रहे हो, बिकॉज मजाक नहीं है सेक्टर को एनालाइज करना। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है ये नहीं हो सकता है। 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप शायद उस काबिल बन पाए कि एक एक सेक्टर पे ओपिनियन दे पाए। तो दोस्तों, एक एक फर्म है बॉम्बे बेस, जिनके आउटपुट्स को मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो सेक्टर बेस्ड रिसर्च काफी अच्छा करते हैं, और ऑब्वियसली स्टॉक में भी फिर अच्छा आउटपुट क्रिएट करते हैं। उनका उस फर्म का नाम है तोष्णीवाल इक्विटीज। ये खुद तो ब्रोकर हैं, बट एक बहुत निश ब्रोकिंग फर्म है, लिमिटेड क्लाइंट लोग के साथ अच्छा काम करने में बिलीव करते हैं। और उनके जो एमडी हैं मिस्टर जय तोष्णीवाल, उनको मैंने इनवाइट किया था कि सर आप आइए और हमको सेक्टर एनालिसिस को डिकोड करके बताइए। तो इस फेस टू फेस में मैं जय जी को आमंत्रित करूंगा। जय जी, प्लीज आप आइए। Uh, या Hi Vivek. हेलो, Uh, हाउ आर यू? Hello, first class. Nice to be with you. I have been following some of your videos, and I find that you have been making sincere efforts to educate people into the markets, into the economy, and the effort is basically to make people understand as to what they are doing and what will be the right way of investing or trading, whatever it is. And you have been getting the right people also, and I think it's a great initiative. Wish you all the best for that. Thank you, Jay sir. Really means a lot from you, because I come from a fraternity which is very close to where you come from. We are both chartered accountants and both MBA from IIMs. You have done it from the Father Institute, IIM Ahmedabad, and I've done it from Indore. But it's always a pleasure to hear good words from experienced people of your repute. And I've been told that your family is full of chartered accountants, so that also adds to the glory of my discussion with you, that I'm so honored that to talk to a family of chartered accountants who really, I think, understands financial numbers than anyone else in India. So thank you so much for giving your time and talking to me. So I have a question to start with. How, how has been your journey? Like, you told me, I remember that after MBA you joined corporates and you have worked in companies, and then you one day you decided that stock market is my passion and I need to get into this to fulfill my desire. So can you please share your journey with us so that we can go to the next level of our discussion? Yeah, and I would say also like to add that my journey is something which I believe in. Basically, stock market has been the passion. I've been sort of following companies, investing, to some extent trading also since my high school days, in college also, and also while studying. So it has been an interest.
a family portfolio of many shares. So been getting annual reports of various companies. So which earlier used to be the only source of information, and that gave us a good insight into the business. And of course, professional education is a must for everyone. And I was actually destined to become an engineer, an MBA. That's what my father had planned. But mother said, नहीं नहीं इसको बच्चे को तो हॉस्टल नहीं भेजना है. So of course, I ended up getting into commerce, did my BCom and MCom, and CA also along with my BCom, so that I completed. Actually, I could have become a chartered accountant before becoming a BCom also. Just missed it by 2 days, and and appeared for CAT. Not knowing what's in store. Just to give an anecdote, I applied for the entrance exam of IMA based on some friend's advice, not knowing what is IIM, and forgot about everything. And only when I got the admit card, I realized कि अपन ने ये form भरा है. So we have to study for it now. So of course, I had about a week or so to do something, and got with luck, I would say that I joined the best institute and got a call only from a nowhere else. I had no other choice, and I would say it was a great learning, and the structured learning which we get from a management institute is very good. A lot of case studies give us an insight into how businesses operate, as to how what has happened in a company, a situation, and everyone can have a solution. Each one can be right in their own manner. So that approach gave us a lot of insight into the way of markets function, businesses function. So that was great learning at the institute. Of course, we had the best of the jobs available with us, and I didn't take up any corporate job which came along as such. I had that time leasing companies were the flavor of the markets, and I had a passion कि अपना कुछ we'll do our own business. तो हमने अब सोचा कि अपन कोई leasing company join करते हैं, साल भर काम करके समझते हैं business, and then we'll do that. So I decided to join some leasing company, but I met the president, and in the first interview with the president उन्होंने समझा दिया मुझे कि leasing company का future 3 साल का है, उसके आगे कुछ नहीं है. So I was without a job actually. And then I joined Thakral Group of Singapore. Thakral Group जो सिंगापुर के कैसियो के बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ काम किया, सेटअप ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और हम कैसियो इंडिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो ठकराल कैसियो ब्रांड में था, हम कैसियो इंपोर्टर से कम्पीट करते थे. अच्छा अच्छा. इफेक्टिवली समझो कि हमारा पार्टनर और हमारा कंप्यूटर एक ही है. इट इज अ वेरी पैराडॉक्स सिचुएशन. और हम लोग बॉम्बे मार्केट्स वगैरह में जाते थे, ऑल इंडिया, कलकत्ता वगैरह, मद्रास, दिल्ली. तो वी यूज्ड टू सी एंड कंपेयर हमारा प्रोडक्ट उनके साथ में, एंड हाउ वी स्टैंड इन. बेसिकली प्राइस का ही फर्क था, बाकी तो सब सेम ही था. दैट गिव मी अ ग्रेट इनसाइट कि अपने को मार्केट में खड़ा होना है इन कंपटीशन विद समवन हु इज आवर ओन. तो ये एक बड़ा सीखने को मिला. और फिर मैंने सोचा कि अपने को कोई इंडस्ट्री भी लगानी है. सो आई डिड मेक सम इनिशियल अटेम्प्ट्स टू डू दैट. उस टाइम तो लाइसेंस परमिट राज था, लाइसेंस मिलना जरूरी था टू पुट इंडस्ट्री. तो कुछ ज्यादा सक्सेस मिली नहीं उसमें. तो इन द मीनवाइल बड़ा प्रोजेक्ट ग्रेसिम लगा रही थी आदित्य बिरला ग्रुप, जो है स्पॉन्जाइन का प्रोजेक्ट. उस समय में 450 करोड़ का प्रोजेक्ट था. आई एम टॉकिंग ऑफ 1988, जो बॉम्बे के करीब था. तो वो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया. वी आर द फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ द टीम. एंड जो भी एमबीए में पढ़ाई की सब काम आई. जैसे बोलते ना कि प्लांट का लोकेशन कैसे डिसाइड करना चाहिए, और हर चीज जो मैनेजमेंट का फंडा जो बोलते हैं ना, थियोरेटिकल बोलते हैं अपने, वो हर चीज प्रैक्टिकली हमने यूज की. एंड वो 4 साल के अंदर प्रोजेक्ट को जीरो से लेके कंप्लीशन तक किया. तो उसके अंदर बहुत वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मिला. और पैशन तो अंदर था ही मन में कि अपने को अपना खुद का करना है, और मार्केट्स वर ऑलवेज इंटरेस्टिंग. सो 92 में सोचा कि चलो अब लाइफ इज बिकमिंग टू कंफर्टेबल, प्रमोशन भी हो रहे हैं, गाड़ी मिल गई है, घर बंगला मिल गया है, अब यहाँ अगर 2-4 साल और रहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे. सो देन आई टू रिजाइन एंड स्टार्टेड. मार्केट में आ गए. शुरू में तो कैपिटल भी नहीं था, तो लिमिटेड कैपिटल. तो उस टाइम तो बीएससी कार्ड 4-5 करोड़ रुपए का होता था, मेंबरशिप कार्ड, यू में बी अवेयर. तो इतना पैसा तो था नहीं. तो अपने
स्टार्ट एज अ सब ब्रोकर जैसे शुरू किए शुरू शुरू में, देन सोचे कि हाँ ये तो अलग ही चीज है, अपने को तो मेंबर बनना ही पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली एनएससी आई उस समय, एंड दे वर प्रेफरिंग प्रोफेशनल्स, एंड हम्म। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कार्ड सिस्टम नहीं था, डिपॉजिट था। तो हमने मेड एन एंट्री एंड स्टार्ट विद एनएससी चालू किया, फिर बाद में बीएससी भी ले लिया, और कमोडिटीज करेंसी वगैरह सब करके इस तरह से ग्रो करते गए। बट वी ऑलवेज बिलीव कि जो फैमिली वैल्यूज है अपने, कि स्टेप बाय स्टेप चलना, छलांग नहीं लगाना। और जो आदित्य बिरला से हमने सीखा कि छलांग उतनी लगाओ जितना अपना पाँव है, नेवर ट्राई टू जंप मोर देन दैट। वो उनकी सही है। फिलोसॉफी सी थी, जो जिससे वो चलते थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका जो होता था, तो वो बहुत काम आया हमें। उसी सही है। लाइफ से हम चल रहे हैं। एंड कोशिश यही रहती है कि कुछ वैल्यूएबल काम करें, कुछ वैल्यू एडिशन का काम करें। सही है, वो तो आपका काम दिख ही रहा है, डेफिनेटली बहुत वैल्यू एडिशन हो रहा होगा लोगों को। इनफैक्ट मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हमारे जो लिसनर्स हैं उसमें दो कैटेगरी होंगे। एक है जो मिलेनियल्स, जो अभी मार्केट में लास्ट 2-3 साल से आए हैं, जो जो जंप काफी मार रहे हैं। और एक कैटेगरी हो गए जो स्टेबल माइंडसेट के लोग हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, दे आर अर्निंग डिसेंट 40+ टाइप, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि यार बहुत हो गया, अब तो कुछ कर लेते हैं खुद का इंडिपेंडेंटली, और जो शेयर बाजार को उस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई थिंक इंटरेक्शन विथ यू विल गिव देम वेरी गुड perspective about what to look at if they want to seriously look at stock market for a long term wealth creation, especially if they want to get into this as a full time occupation। और आपने 92 से मार्केट को देखा है, which is हाँ like you जी। have seen literally every side of the market। आपने हाँ, अच्छा टाइम देखा, अश्वथ मेहता डे टाइम का, वहां से फॉल भी देखा, फिर उसके बाद आप उठे होंगे। आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट इंटरेक्शन विथ यू। So thank you for this opportunity. So चलते हैं एक before I want to start my technical questions, do you have anything to say? Should I start? या वी कैन स्टार्ट। खाली एक Yeah, चीज बोलूंगा बिफोर यू स्टार्ट, दैट yeah. हमारा अप्रोच रहता है मार्केट में कि पेशेंस, नेवर Hmm. ट्राई टू रन अप टू फास्ट, स्लो चलो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो प्रोसेस है। एंड शांति से काम करो, बहुत काम होता है, बहुत आराम से काम होता है, अच्छा काम होता है। एंड जैसे बोलते हैं ना कि क्रिकेट में वेट फॉर द राइट बॉल टू स्कोर, वैसे। Awesome, awesome. आज मजा आने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का सर टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था, है बड़ा पेचीदा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट मैं जब आप लोगों का वर्किंग देखता हूँ, तोशनीवाल इक्विटीज का ट्विटर हैंडल भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे पता है द काइंड ऑफ एनालिटिक्स यू आर डूइंग। You have a team, you have a very smart son who is also doing very good work. So मुझे लगा कि आपसे आज सेक्टर एनालिसिस को डिकोड कराया जाए। तो ये पूरा मैदान अब आपके पास है। हमको सर सिंपल करके बताइए कि सेक्टर्स को कैसे एनालाइज करते हैं। इफ यू वांट आई कैन मेक यू प्रेजेंटर ऑल्सो, ताकि आप अपना स्क्रीन शेयर, डेस्कटॉप शेयर कर सकें। जरूर, ठीक है। तो आई हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन जो आपको बताऊंगा, और कई चीजें, कई पॉइंट्स हैं। सो बेसिक थीम जो आज मैं रखना चाहूंगा सबके सामने, वो ये है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। क्या होता हम्म। है कि अभी लास्ट 15-20 सालों में मीडिया का एक्सप्लोजन हो गया है। पहले एक हम्म। जमाने में अपने पास एक ही चैनल होता था, नो चॉइस। और अब चॉइस इतनी हो गई कि आई थिंक वी एंड अप स्पेंडिंग ज्यादा से ज्यादा टाइम जस्ट टू फाइंड आउट कि हमें देखना क्या है। तो सही। मीडिया एक्सप्लोजन इतना होने से क्या हो गया है कि ज्यादा व्यूज हो गए हैं, न्यूज कम हो गई है, व्यूज ज्यादा हो गए हैं। तो हम्म। हमें क्या है कि फिल्टर करके देखना है कि न्यूज क्या है। जो हो सकता है हम्म। 1 घंटे के प्रोग्राम में 5 मिनट की न्यूज होगी। सो फोकस उस पर करना चाहिए। सिमिलर न्यूज़पेपर भी ले लो या कोई भी मीडिया ले लो। तो तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस से आती है। पर जैसे कहा जाता है, देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। सो हर आदमी दूसरे के एक्सपीरियंस से जल्दी सीख सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक को 25 साल करने के बाद ही सीखना है। दूसरों के एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे कहा जाता है ना कि दूसरे सक्सेसफुल लोगों के बायोग्राफीज पढ़ो, सो यू हम्म। लर्न फास्टर। तो राइट। आपके आपके जो इस टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं, वो जो लोग देखेंगे, आई एम श्योर कि जो लोगों ने 25-25 साल, 20-20 साल में सीखा है, दे कैन गेट अ कैप्सूल थ्रू योर प्रोग्राम। एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड, कि हमें सीख के आगे बढ़ना है। एब्सोल्युटली। आई विल जस्ट पुट अप माय स्क्रीन। मैं आपको प्रेजेंटर बनाया हूँ, या ग्रेट ग्रेट, आई कैन सी यू। हाँ, अब मेरा वीडियो बीच बीच में बंद होगा तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं बैकग्राउंड से आपको आवाज लगाता रहूंगा। ठीक है, ओके, अब मैं बीच में क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ, मेरा बहुत गंदा आदत है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। ठीक है। तो ये जो सेक्टर पिकिंग है, इट इज मोर लाइक, जैसे बोलते हैं कि हम
कहीं जंगल में जा रहे हैं, राइट चीज ढूंढना है, हनुमान जी हम्म। जैसे गए थे संजीवनी बूटी ढूंढने, हाँ तो वहां पूरा पहाड़ लेके आ गए, लेकिन हम तो पहाड़ नहीं ला सकते, तो हमें तो ढूंढ के एक सेक्टर निकालना है, उस सेक्टर में क्या लेना है वो देखना है। तो हाँ हाँ। ये अप्रोच जो है, तो ये क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच है, जिसके अंदर बोलते हैं कि एक मैक्रो सिचुएशन हमें समझना है, और मैक्रो सिचुएशन जो होती है उसको देख के उसके थ्रू हमें फिल्टर करना है कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर कौन है जो अच्छा काम कर सकता है और कैपेबल है, कौन सी कंपनी है जो इसमें अच्छा रिजल्ट ला सकती है। तो हम स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई अगर कोई कंपनी का नाम आया तो इट बी मोर लाइक एन एग्जांपल, नॉट हम्म। द कि हम उसमें रिकमेंड कर रहे हैं। ये हमारा इंटरेस्ट बीइंग अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आल्सो तो बहुत सारे कंपनियों में रहता है, तो आई हम्म। वुड नॉट से कि हम कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बट जस्ट फॉर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग कोई भी नाम आएगा तो इसके अंदर आप करेक्ट। देखेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया जो है एक बड़ा ही विचित्र देश है, हम्म। जिसके अंदर अपन देखेंगे कि एक एक कंट्री है जिसके अंदर करीब 25-30 कंट्री है, क्योंकि हमारा हर हम्म। स्टेट जो होता है, जो बिकॉज ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, लिविंग स्टाइल, डेवलपमेंट, तो हर चीजों से देखो तो हर स्टेट भिन्न है दूसरों से, तो हमारे में एक यूनिटी है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत है। तो हम्म। इंडिया को समझना बहुत जरूरी है, और इंडिया इज अ बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी इंडिया 1/6 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, और इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा फ्यूचर है इंडिया का, और हमने जो अभी तक देखा है कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन किया था, तो एक इंडिया ओपन अप हुआ, तो उसके बाद में अब जो हो रहा है लास्ट कुछ सालों में, यू कैन से कि एक सेकंड रीबर्थ ऑफ इंडिया हो रहा है, और हम जो आगे 15-20 साल बाद जो देखेंगे, इट विल बी अ वेरी डिफरेंट इंडिया। तो जस्ट टू गिव सम पॉइंटर्स टू अंडरस्टैंड, हम्म। रियल एस्टेट, होटल, रिटेल, ये जो बिजनेस है, जो एसेट बेस्ड है और मॉडर्न लेजर वाले हैं और मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले हैं, तो ये जीडीपी के करीब करीब 10% तक पहुंच चुके हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट करीब 6.2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन मार्केट कैप के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एक सेक्टर जो एक एरिया जो है, इसके अंदर काफी ग्रोथ है। आज आपने देखा जाए, पावर्टी देखेंगे तो करीबन 25-30 करोड़ लोग पुअर हैं, तो खाने की भी तकलीफ है उन्हें, तो रहने की तो दूर की बात है। तो इस तरह से आप समझ लो कि प्रैक्टिकली हम्म। मोर देन 50% ऑफ इंडिया के पास घर नहीं है। तो हाउसिंग सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, जिसके अंदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अब वेदर लग्जरी प्रोडक्ट, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट कौन सा चलेगा, कैसा चलेगा, दैट इज टू बी सीन, बट ये एक सेक्टर है जो है पूरा सागर है, जिसके अंदर इतना ग्रोथ है। और हम्म। रिटेलिंग जो बात करेंगे तो वो लाइफस्टाइल चेंज है। जैसे पहले किराना हम्म। दुकान होती थी, एंड फिर मॉल आ गए। अब मॉल से वी आर मूविंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स, होम डिलीवरी थ्रू, ऑर्डरिंग थ्रू एप्स। तो ये पूरा एक लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा है। तो ये रिटेल जो है, ऑर्गेनाइज रिटेल है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, हम्म। और जिससे कि हम्म। कंसोलिडेशन पूरा सेक्टर में हो रहा है। एंड मैं तो आपको ग्राउंड लेवल तो बता सकता हूँ कि आई इंटरेक्ट विद सम किराना स्टोर, जिसे अपने रेगुलर प्रोविजन कभी कभी मंगाते हैं। तो आई हम्म। फाउंड कि हर किराना दुकान का ओनर है, उसका बच्चा फॉरेन पढ़ने गया है, उसका बच्चा इस बिजनेस में नहीं आने वाला है। तो ये स्टेज आ राइट गई है। राइट। तो हम्म। तो आज ये है कि किराना स्टोर तो कब तक रहेंगे, so they will become like local delivery point or contact point, so they हम्म। survival will become very difficult, consolidation इतना बड़ा होने वाला है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो आज अपने जो भी कंपनियां देखते हैं टॉप में, जैसे फ्यूचर ग्रुप है, रिटेल है, या डीमार्ट है वगैरह, ये सब इस टाइप से कंपनियां हैं, पर इसके अंदर बहुत ग्रोथ पॉसिबल है, इनके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। तो ये जो है, ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ इतनी है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अपने हम्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, अपन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में ऑफ कोर्स वी हैव लॉस्ट बैटल टू चाइना। चाइना बहुत आगे निकल गया हम्म। है कंपेयर टू इंडिया, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। और अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से जैसे आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना है, और इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम लाना है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, लेबर कॉस्ट है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप कम करना है। तो इससे क्या है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ गोइंग टू कैच अप। एंड प्लस ग्लोबल जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं या टेंशन होते हैं यूएस चाइना वगैरह के बीच में, तो इससे इंडिया एक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बन सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे, बट अगेन हमें टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी का करीबन मेरे 27-28% जैसा कुछ कंट्रीब्यूट करता है, और उसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 7% है जैसे, बट ग्रेजुअली इट हैज बीन इंक्रीजिंग। कंज्यूमर सेक्टर जो है, कंज्यूमर सेक्टर जो है, ये पूरा लाइफस्टाइल रिलेटेड है। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि आदमी के पास पहले रोटी कपड़ा और मकान चाहिए है,
एंड उससे वो आगे बढ़ता है, उससे आगे बढ़ता है तो ही हैज डिस्पोजेबल इनकम। तो जैसे पैसा बचता है तो रोटी तो आदमी दो खाना तो दो ही खाएगा, दो के चार नहीं खाने वाला है। तो वो सारा पैसा गोज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। तो आदमी की जो एस्पिरेशन होती है, जो इंटरनेशनल देखता है, और वो सारा एस्पिरेशन जो है वो चाहता है कि मैं ये भी करूं और ये भी पहनूं। तो ब्रांड के लिए एस्पिरेशन होता है, सर्विसेज के लिए एस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से अभी इंडिया की जैसे जीडीपी पर कैपिटा करीब $2000 पहुंच गई है, विच इज सपोज टू बी अ टेक ऑफ पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट इकोनॉमीज। तो अब जैसे इंडोनेशिया करीब 4000 प्लस है, चाइना हैज रीच अराउंड $10,000 पर कैपिटा। जो तो अपने भी अब ग्रोथ पाथ पे आ गए हैं, और ये गाड़ी आगे चलने वाली है। ये कोरोना आ गया या कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, डज नॉट मैटर, इट हैज टू ग्रो। तो अपने जो है जैसे इनकम बॉटम ऑफ द पिरामिड में पहुंचती है और पर कैपिटा बढ़ता है, तो हर आदमी एस्पिरेशनल हो जाता है। तो ब्रांडेड प्ले के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे टाइटन है, तनिष्क और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं। अब ज्वेलरी बिजनेस टिपिकली अनऑर्गेनाइज बिजनेस होता था, और टाइटन जब न्यू इश्यू आया था तो उसका कोई लंबा चौड़ा वैल्यूएशन था नहीं। बट लोगों ने, किसी ने सोचा नहीं कि एक ब्रांड प्ले आ सकता है। बिकॉज क्या होता है, जो भी जैसे एक कहावत है कि सुनार अपने माँ को भी नहीं छोड़ता है। इज जस्ट अ सेइंग कि भाई जो गोल्ड स्मिथ होता है वो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डालता है और पैसा गोल्ड निकाल लेता है थोड़ा बहुत। दैट्स अ सेइंग। तो ये होता है कि एवरीवन वांट्स कि हमें कोई रिलायबल ट्रस्ट वर्दी ज्वेलर मिलना चाहिए, जो डिजाइन भी अच्छी देवे और प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर 100% गारंटी देवे। तो ये एक स्पेस था जो खाली था, कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर था नहीं, जिसमें तनिष्क आ गया। सो ये स्पेस में तनिष्क ग्रो किया, एंड लोग पीपल रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल, और उसका हिस्ट्री है अपने सामने। उसी तरह से दूसरे कई ब्रांडेड रिटेल गोल्ड रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन इसमें यह है कि जिसने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर किया है और ग्रो किया है, वो चलता गया। और धीरे धीरे कंपनी ब्रांड एक्सटेंशन करके आईवेयर में, जैसे तनिष्क आईवेयर में चला गया है, और परफ्यूम में चला गया है, एक्सेसरीज में। तो इस तरह से जो जैसे इंटरनेशनल ब्रांड है, गुच्ची है या कोई कार्टियर ले लो, कोई भी ब्रांच ले लो, ब्रांड ले लो, तो जो ब्रांड होता है, एक बार आपने ब्रांड बना लिया तो कस्टमर का फेथ हो जाता है कि ये ब्रांड सही है। ये ब्रांड का प्रोडक्ट लिया का मतलब इट इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, भले ही पैसा ज्यादा लग रहा है लेकिन है फैंटास्टिक। तो यूज करने में और लॉन्गेविटी में हमें मजा आएगा, और प्लस ब्रांड को दिखाने में भी मजा आएगा। तो ये ब्रांड एक क्रिएट हो जाता है, तो ब्रांड एक्सटेंशन क्रिएट हो जाते हैं। तो ब्रांड एक्सटेंशन होते ही वो कंपनी तो ग्रो ही होनी है, उसके लिए तो पूरा मार्केट खड़ा है, वॉट एवर प्रोडक्ट्स दे कैन एंटर। तो इस तरह से कंज्यूमरिज्म जो है, तो कंज्यूमरिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्ले इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग, और ये आगे इंप्रूव ही होना है, बढ़ना ही बढ़ना है। इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या चाहिए, कंपनी अपना ब्रांड बनावे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करे, क्वालिटी मेंटेन करे, एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। तो ये सब चीजें जो कर पाएंगे तो ब्रांड प्लेस हो जाएंगे। और आज जो भी आप देखो, मोस्टली प्रेजेंटली एफएमसीजी में ब्रांड है, ऑफ कोर्स नॉन एफएमसीजी ब्रांड्स भी आ गए हैं, सर्विस में ब्रांड आ गए, जैसे ट्रैवल के अंदर, लेजर में भी ब्रांड आ गए, थॉमस कुक है, तो वो भी ब्रांड एक ट्रैवल का ब्रांड है ऐसे। तो एयरलाइन में ब्रांड है, पीपल प्रेफर पर्टिकुलर एयरलाइन ओवर अदर्स व्हाइल सिलेक्टिंग एयरलाइन। तो इस तरह से ब्रांड प्ले जो आ रही है, दैट विल बी लीडिंग कंज्यूमर ग्रोथ। तो इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं या हमारे फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं। मैं तो बोलूँ मॉल में चक्कर मार के आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट नया चीज किसका आ रहा है, किसका माल बिकता है, किसका नहीं बिकता है। यू कैन टॉक टू द सेल्समैन एट द काउंटर ऑन द मॉल, उसी से पूछ सकते हैं। तो यू गेट सम फीलर्स। ऑफ कोर्स डेटा हैज टू बी सीन, नो डाउट, बट ये ग्राउंड लेवल से फील लेने से बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी हैज टू डू वेल। ऑफ कोर्स कंपनी शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, तो कंपनी हैज टू डू वेल। तो ये फैक्टर लेंगे तो इसके अंदर सब्सटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर आगे भी। आईटी सेक्टर जो आपने देखा है वो तो एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोड हुआ है 1980s में, सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग थी इसकी, लेट 70s एंड अर्ली 80s। एंड उस टाइम में तो सॉफ्टवेयर यूज्ड टू बी जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, ऐसे मानते थे। और Y2K जब आया तो ये था कि भाई Y2K में कंप्यूटर में 2000 1999 के बाद 2000 कैसे होगा, डबल जीरो वगैरह। तो उस टाइम एक थोड़ा चल रहा था। एंड एट द सेम टाइम एक डॉट कॉम बबल आया उस टाइम पे। तो डॉट कॉम जब बबल आया था उस टाइम किसी का रेवेन्यू मॉडल नहीं था, सबने बना तो दिया लेकिन देयर वाज नो रेवेन्यू मॉडल। तो हाउ टू सस्टेन। और स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा था नहीं कि लॉस करेंगे और उसमें कोई पैसा भरेगा। आज जैसे स्टार्टअप्स लॉस कर रहे हैं, एंड पीपल आर देयर टू फंड, बिकॉज दे आर लुकिंग एट इट कि भाई आगे स्केल अप हो जाएगा, इसके अंदर स्कोप है। तो वो था नहीं, तो डॉट कॉम बबल एक आके चला गया। लेकिन जो अपनी सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज,
वो चलती रही, जो मेंटेनेंस वाला जो काम बोलते थे। तो इंडियन कंपनीज टिपिकली मेंटेनेंस वाला बिजनेस में थी, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट आल्सो, बट प्राइमरी मेंटेनेंस। तो किसी ने प्रोडक्ट वगैरह बनाने का कुछ किया नहीं। कंपनीज केप्ट ग्रोइंग, और आज अपने जो भी टॉप कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, विप्रो वगैरह, जो भी कंपनी का नाम लोगे, सो दे आर द टॉप ऑफ द लाइन, एंड इंटरनेशनल कंपनीज आर डिपेंडिंग ऑन देम फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो हम्म। अब भी क्या है कि सॉफ्टवेयर में वैल्यू एडिशन चाहिए। आज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अब वो एक प्रोडक्ट विंडोज बना दिया है, अब हर कंप्यूटर में विंडोज की हम्म। जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकली। या उसने एक ऑफिस एमएस एक्सेल या ऑफिस वर्ड बना दिया, एमएस ऑफिस, तो हर एक को चाहिए। तो प्रोडक्ट बेस्ड हम्म। कंपनीज जो है ना, तो वो उसका स्कोप आ रहा है। सिमिलरली अब मोबाइल में ऐप हो रहे हैं, तो ऐप बेस्ड कंपनी, जैसे जूम ऐप था, अभी रिलायंस ने कोई एक जियो मीट करके बनाया है और कर रहे हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो है सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके अंदर बड़ा स्कोप रहेगा, और जो कर पाएगा उनको ग्रेट वैल्यूएशन मिलेगा और बड़ी ग्रोथ मिलेगी। अब कितने लोग सक्सेस हो पाते हैं मालूम नहीं, लेकिन एक बिगिनिंग जस्ट स्टार्ट हुई है अभी इंडिया में। तो आगे लेट अस राइट। सी कि इंडियन कंपनीज कहाँ पहुंचती है। फाइनेंशियल्स एंड ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स आई विल टॉक समथिंग, फाइनेंशियल्स तो ठीक है। एक्चुअली हर सेक्टर में देखेंगे तो वी आर फाइंडिंग अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी कैन टॉक एट डेप्थ इन एनी सेक्टर। अभी ऑटोमोबाइल के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो ये एक पूरा पैराडाइम चेंज है। एंड जस्ट टू शेयर अ स्मॉल एक्सपीरियंस, ये फरवरी में जो ऑटो एक्सपो दिल्ली में हुई थी अभी इस साल ही, आई वाज देयर, आई हैड जस्ट गॉन जस्ट टू सी दिस ओनली, कि कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखाती है, प्रेजेंट करती है, और उनका सॉर्ट ओके। ऑफ क्या प्राइस रेंज और एक्सेप्टेबिलिटी लुक्स कैसे हैं, और वेदर द प्रोडक्ट विल कैच ऑन और समझने के लिए। तो आई ओके। फाउंड एंड आई वाज कन्विंस्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। द ओनली कंस्ट्रेंट इज बैटरी, बैटरी साइज, बैटरी कॉस्ट। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, या जहां भी ये इसके ऊपर थोड़ा सोल्यूशन निकलता है, तो मुझे तो लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विल चेंज द फेस। अब टेस्ला जैसे देख रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन देखो, टेस्ला की इज बिगर देन मोस्ट ऑफ द, यू एड अप टॉप 3 मार्केट कैप ऑफ द अदर 3, उससे बड़ा टेस्ला हो गया है। सो पीपल आर वैल्यूइंग इट। तो ये इनोवेशन जो हो रहा है पूरा चेंज, गेम चेंजर है। तो ये इंडिया में भी होना ही है, और कौन इसमें विनर निकलता है वो देखना है। तो ये ट्रैक करना चाहिए कि कौन प्रोडक्ट निकाल रहा है। एंड मैं तो ये भी कहूंगा कि किसी को ट्रायल भी लेना है तो ट्रायल ले लो, या गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी कहीं मिलती हो तो हायर पे ले लो, 10 दिन यूज करके देख लो, तो अपने को एक फील मिलता हम्म। है। सो जो भी कंपनी इसके अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट एंड प्राइस इक्वेशन कर पाएगी, इट कैन बी अ ग्रेट विनर। एंड सम डोमेस्टिक कंपनीज आल्सो वर्किंग ऑन इट। अब देखना है कि कौन इसमें आगे बढ़ पाता है। तो ये तो हो गई राइट। कुछ कुछ मैं सेक्टर्स एक चीज में। हाँ बोलिए ना। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब मैंने अपना इन्वेस्टिंग का करियर चालू किया था, तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी। उसके अंदर में मैंने पीटर लिंच की कुछ किताबें पढ़ी थी, और उनका स्टाइल मेरे को बहुत पसंद आया था कि जैसे उन ग्राउंड लेवल पे स्टडी करते हुए वो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और मैं हम्म। देख रहा हूँ कि आपका स्टाइल भी कुछ वैसा ही लग रहा है मुझे। तो कहीं आप भी उनसे इन्फ्लुएंस तो नहीं है, या कोइंसिडेंट है कि आपका स्टाइल और उनका स्टाइल में सिमिलैरिटी लग रही है मुझे? आई डोंट नो, इट विल बी रॉन्ग टू से कि ही इज फॉलोइंग मी, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन पॉइंट ये है कि तो पॉइंट ये है कि मेरा अपना स्टाइल है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज, आई वुड से कि ये तो एक बेसिक स्टाइल है। नाम भले पीटर लिंच का लगता है कि उन्होंने लिखा है ऐसा, लेकिन ये एक बेसिक हम्म। अप्रोच है कि ग्राउंड लेवल पे आपको अगर मालूम पड़े कि क्या हो रहा है, एंड आप खुद वेरीफाई कर पाते हो टू सम एक्सटेंट, हाँ। बिकॉज हर एक आदमी हाँ। जजमेंट ले सकता है, जरूरी नहीं कि आप सही होगे। आप कुछ लोगों से डिस्कस भी हाँ। कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। बट क्या होता है हाँ। कि जिस जो प्रोडक्ट बिकता है वो हम्म। दिखता है। तो सही बात। अपने आप ही इसे फॉलो करना चाहिए। सो ये एक अप्रोच है जो पीटर लिंच ने ऑफ कोर्स सबके सामने रखा है, वो ठीक बात है। बट क्या होता है, हाँ। ज्यादातर अक्सर लोग है ना, पढ़ लेते हैं लोगों को, ऑथर्स को, हाँ। उनका स्टाइल पढ़ते हाँ। हैं, लेकिन कितने लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये एक बड़ी बात, क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। सही। सही। तो हम तो ये कहते हैं कि ग्राउंड लेवल से अगर समझेंगे तो बहुत सारी इंसाइट्स आती है डे टू डे लाइफ में। एंड हम्म। कई बार तो ऐसा होता है कि यू डोंट नीड एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ एनीवेयर, खाली आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो न्यूज और पेपर और मैगजीन्स में आते रहते हैं, कुछ हम्म। इंटरव्यूज टीवी पे, हम्म। तो दे आर वेरी यूजफुल। तो हम्म। तो दे कैन बिल्ड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। अब राइट। इंडिया के जो मैक्रो प्रोडक्ट्स है, डिफरेंटली। अभी जैसे, अभी जस्ट ये स्क्रीन जैसे बताती है कि इंडिया के जो मैक्रोज हैं, देट इज अगेन कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रही है, कौन से सेक्टर में पैसा ज्यादा लेंडिंग हो रहा है, किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फ्यूल्स क्या चल रहे हैं, फर्टिलाइजर, स्टील वगैरह।
तो ये सब इंडस्ट्री की ग्रोथ बताते हैं। ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन होता है, और जो भी इंडस्ट्री फास्ट ग्रो हो रही है, कंटिन्यूस ग्रो हो रही है, वो तो अच्छी होती है, तो उसे देखना ही चाहिए हमें। तो ये पॉइंटर्स जो है इंडस्ट्री के, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और उसके अंदर जो भी कंपनी इज एक्सीडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, तो नेचुरली दैट हैज टू बी सीन, देखना चाहिए कि वो कंपनी कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो लीडर्स विल ऑलवेज बी लीडर्स, दैट इज व्हाट आई बिलीव, एंड हमें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो अपने एक बार एक वेबिनार भी किए थे जिसमें कि अपने मैक्रो की बात कर रहे थे। तो मैक्रो नंबर्स जो होते हैं ना, दे शुड शेप द थिंकिंग। वो थिंकिंग होने से इट बिकम मच इजियर टू सी कि आगे क्या होने वाला है। बिकॉज क्या होता है, द मैन हु सॉ टुमारो, जैसे बात करते हैं ना, आज ज्योतिषी भी कोई कुंडली देखता है कुछ करके, ही प्रेडिक्ट समथिंग। तो हम भी अपनी कुंडली देख रहे हैं, इंडिया की मैक्रो देख रहे हैं, इंडस्ट्री के मैक्रो देख रहे हैं। तो ये कुंडली देखने की बात हो गई, एंड देन यू कैन सॉर्ट ऑफ गेस एंड प्रेडिक्ट कि एक्सपेक्टेड लाइंस क्या है। इसके ऊपर अपन आगे और बात करेंगे। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओके। जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस में होता है कि गवर्नमेंट जो है इट सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट्स द होल इकोनॉमी। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग एक्शन, पॉलिसी एक्शन जो होता है, वो आगे के लिए मेनी इयर्स को अफेक्ट करता है, एंड आगे बिजनेस किस तरह से ग्रो होगा उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। इसके ऊपर आई हैव सम पॉइंटर्स, आई जस्ट शेयर। इसमें कोई कंपनी का नाम ले रहा हूँ तो डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन एग्जांपल। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, they have been investing very large amount of money in capacity building to the tune of almost 3-4 lakh crores। इसके अंदर टेलीकॉम में इन्वेस्ट किया, पेट्रोकेम में किया, कईयों में किया। तो ये एक पीरियड चल रहा था करीब 2013 से 2017 का, जिसके अंदर उनका इन्वेस्टमेंट फेज था। वो करते जा रहे थे, उनके नंबर्स आरओआई वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करो तो चल ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन 2017 में एजीएम में चेयरमैन ऑफ द कंपनी ने कहा कि नाउ द कंपनी इज एंटरिंग द गोल्डन डिकेड ऑफ द कंपनी। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, लोगों ने सुना पढ़ा, लेकिन उसको कितना अंडरस्टैंड या समझ में नहीं आता है। अब इसको ऐड करो कि जियो जब चालू किया, पहले ट्रायल किया, तो उन्होंने हाई बेस्ट टेक्नोलॉजी 4G वाली सस्ते भाव में ऑफर की, और लंबा चौड़ा ट्रायल किया, और ट्रायल पीरियड में 5 करोड़ कस्टमर बना लिए उन्होंने। तो अब 5 करोड़ कस्टमर बन के ट्रायल पीरियड के अंदर ही तो दे आर हैप्पी कस्टमर्स। तो नेचुरली जब भी कमर्शियल लॉन्च होगा तो कस्टमर तो बढ़ने ही है। तो ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था। तो ये तो क्लियर था कि ये तो आज नंबर 3 या 4 जहां भी है, ये तो आगे निकल जाएगा, ये तो अपेरेंटली दिख रहा था सबको। और अब जो है अब क्या है कि सब लोग इस कंपनी को देखते हैं। पहले आई थिंक 2 साल पहले बात करते थे कि जियो की वैल्यूएशन नेगेटिव है इन द वैल्यू सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रिलायंस, लेकिन अब देखो कि वैल्यूएशन इसकी आ चुकी है। आज 5-5.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन गिनते हैं इसको। अब क्या है कि वैल्यूएशन तो अभी सब इसको टेलीकॉम समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टेलीकॉम नहीं है, इट इज गेटिंग इनटू द नेक्स्ट लेवल। तो ये टेलीकॉम जो जैसे बोलते हैं ना, रोड बना दी है, उस पर गाड़ी चलानी है। तो टेलीकॉम तो बेसिकली एक रोड बन गई है। अब उसके ऊपर वैल्यूएशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आएंगे जो प्लान कर रही है वैसे। तो इस तरह से हर एक सेक्टर, ये सब चीजें नोन है, कुछ नथिंग न्यू। बट जस्ट अंडरस्टैंड कि आज वहां पर जो अमेजोन है या गूगल है या फेसबुक है वगैरह, उनकी वैल्यूएशन इतनी हाई वैल्यूएशन है बिकॉज ऑफ सम रीजन, प्रोडक्ट्स उनके। तो यहाँ भी ये भी इस लाइन पे बात करने लगा है। अब सक्सेस कितनी मिलेगी वो देखने की बातें हैं, बट जो आदमी बात करता है कोशिश तो करेगा। तो इस तरह से है ना, कई बार चांस मिलता है कि यू सी कि कंपनीज मेक सम स्टेटमेंट्स विच लीड टू देयर ग्रोथ इन फ्यूचर। राइट। तो ये कोई कंपनी कहती है कि आई वांट टू बिकम डेट फ्री बाय सो एंड सो ईयर, तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग इवेंट। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ ऐसे, बाय द वे, एक है जिंदल स्टील, आयरन एंड स्टील कंपनी है। वो कंपनी जो है वो दे वर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग डेट, और स्टील में एक्सपेंशन कर रहे थे, पावर का था, कोल माइनिंग वगैरह सब कर रहे थे। बट फाइनेंशियली दे वर इन द मेस, बट दे वर डूइंग समथिंग। अब नाउ यू कैन सी दैट नंबर्स आर कमिंग अप, प्रोडक्शन जो कर रहे थे आ गया है, कुछ माइन चालू हुआ है, कुछ कंट्रोवर्सी दे आर गेटिंग ओवर इट। तो एक कंपनी का एक जो जो कंपनी मैनेजमेंट ने कुछ बोला है, उसको खाली ट्रैक करना है हमें। अगर हमें लगता है कि जो कंपनी कह रही है वो करना चाहती है, उससे कंपनी का काया पलट हो सकती है। कंपनी की काया पलट हो जावे और कंपनी का कैरेक्टर चेंज हो जावे, कंपनी का एक स्केल चेंज हो सकता है, वो हम देख रहे हैं। तो उसे खाली मॉनिटर करना है कि वेदर कंपनी इज एक्चुअली डूइंग इट एंड वेयर आर दे गोइंग। ये अगर देखते रहें तो हमें तो एक बहुत ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इट कैन बी एनी सेक्टर, एनी कंपनी, मैं तो एक एग्जांपल दिया हूँ। तो ये देखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे अभी बात हो रही है ये
टेक्नोलॉजी की। आज ये अपने पेंडेमिक कोविड हो गया जैसे, तो कोविड के अंदर वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट चल रहा है अपना। तो यहाँ दिख रहा है कि वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट के अंदर टेलीकॉम कंपनियां दे आर एबल टू डू बेटर। सबको हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनीज आर डूइंग बेटर, सर्विसेज आर डूइंग बेटर, क्योंकि हर एक को कंप्यूटर चाहिए काम करने के लिए, कनेक्शन चाहिए, नेट इंटरनेट चाहिए है, और साइबर सिक्योरिटी चाहिए है। तो अब ये जो एक सिस्टम हो गया है, इट इज लीडिंग टू अ चेंज इन द लाइफस्टाइल। आगे जाके हम देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कैन बी अ मेजर चेंज इन वर्क वे ऑफ वर्किंग हर कंपनी का फॉर द फ्यूचर। और आज तो एक कोरोना आया है, उसमें ये हालत होगी जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से। तो कोई गारंटी थोड़ी कि आगे कोई नया वायरस नहीं आएगा। अब कोरोना वायरस अपने लंग्स को अफेक्ट करता है, क्या पता कल दूसरा कोई वायरस आएगा फ्यूचर में जो किसी दूसरे पार्ट को अफेक्ट करता होगा, तो वापस फिर ऐसे ही लॉकडाउन फॉकडाउन हो जाएगा, तो फिर व्हाट डू वी डू? सो हर बिजनेस को अब तो प्लान आउट करना पड़ेगा कि हमें तो वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में काम कर सकें, पार्शियली और फुल्ली, जिस तरह से। एंड उस दैट रिक्वायर्स साइबर सिक्योरिटी, इट रिक्वायर्स वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इट रिक्वायर्स हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम कनेक्टिविटी। तो ये सारे बिजनेस सेक्टर्स जो हैं, इसके अंदर काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो भी कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकती है, इसको देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगेन ये एक सेक्टर देखने की बात है, कोई एक्सपीरियंस देखने की बात है। ये सारा एक्सपीरियंस हम लोग सब कर रहे हैं। हाउ यू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ यू ट्रांसलेट इनटू इन्वेस्टमेंट आइडिया, वो देखने की बात है। राइट। नई ये एक एक और चीज, इंटरेस्टिंग, हाँ बताइए ना। ये स्क्रीन पे जो आपने शेयर कर रखा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपने सिक्लिकल और नॉन सिक्लिकल में क्लासिफाई कर दिया है। थोड़ा सा ये वाला स्लाइड को और इलेबोरेट कीजिए ना। हाँ, अभी क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस देखते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, तो पहले तो समझना चाहिए कि बिजनेस जो है उसका उतार चढ़ाव किस पे डिपेंडेंट है। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं जो एवरीडे यूज के हैं, तो उसमें साइक्लिकलिटी होती नहीं है प्रैक्टिकली। अपने जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, ये रोज ही चाहिए अपने को। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स तो रोज चाहिए हैं, एवरी, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें साइक्लिकलिटी आने का काम नहीं है। जेब में पैसा है, हम्म। नीड इज ऑलवेज देयर। और cyclicality depends on business cycles, it depends on हम्म। demand supply, it depends on interest rates, it can depend on international markets, और हम्म। स्पेशली ज्यादा करके कमोडिटी बिजनेस इस टाइप के होते हैं, जहां पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। किसी भी कमोडिटी का अपने ग्राफ देखेंगे ओवर 10, 20, 30, 40 years, तो उसमें ट्रेंड्स दिखेगी कि 3 साल की साइकिल है, 5 साल की साइकिल है। और इसके अंडरलाइंग फैक्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर ले लो, या हम्म। कोई भी क्रॉप ले लो, तो क्या होता है कि किसान लगाता है कोई भी क्रॉप, तो पहले किसान आपस में डिस्कस करते हैं, देखते हैं यार कौन से क्रॉप में ज्यादा डिमांड है। तो लास्ट ईयर गन्ने खूब बिके थे, गन्ने में भाव अच्छा मिला था एग्जाम्पल, तो ज्यादा गन्ना लगाएंगे, तो नेचुरली प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन तो शुगर उतना ही है, आदमी शक्कर तो ज्यादा नहीं खाएगा उससे। तो जब गन्ना ज्यादा निकलेगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो शुगर प्राइसेस डिप्रेस हो जाती है, तो शुगर साइकिल डाउन हो जाती है। जब शुगर प्राइसेस डाउन होती है तो शक्कर की कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर, दे आर नॉट एबल टू पे द फार्मर्स प्रॉपरली, तो फिर फार्मर तकलीफ में आता है, तो अगले साल बोलता है अब गन्ना नहीं लगाएंगे। तो गन्ना नहीं लगाएंगे तो फिर प्रोडक्शन कम होता है और फिर शुगर के भाव बढ़ते हैं। तो ये क्या है कि ये साइकिल इज लिंक टू ह्यूमन बिहेवियर रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। तो इस तरह से साइक्लिकलिटी हर इंडस्ट्री में होती है। तो हमें इसके ऊपर देखना चाहिए। अभी एक नया, एक जस्ट करंट एग्जांपल जैसे देता हूँ, ऑटो टू व्हीलर्स हैं, पर्सनल मोबिलिटी है। तो आज से साल भर पहले तक तो बात ये हो रही थी कि अब शेयर्ड मोबिलिटी इज अ फ्यूचर। तो हम्म। उबर ओला टाइप की है, टैक्सी है, तो कार ओनरशिप की जरूरत ही क्या है, पार्किंग का कॉस्ट महंगा है, कई व्हाट्सएप पे कैलकुलेशन आते थे कि भाई कॉस्ट ऑफ ओनिंग इज वेरी हाई कंपेयर टू हायरिंग। तो वो चलता था गाड़ियों की फ्यूचर क्या होगा। और अब ये कोरोना आ गया तो ऐसा हो गया कि हर एक बोलता नहीं मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊंगा, आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन एल्स। तो सडनली वी फाइंड दैट पर्सनल मोबिलिटी की सडनली ग्रोथ आ रही है बिकॉज ऑफ सडन डेवलपमेंट। तो इस तरह से भी चेंज हो जाता है कभी कभी। और हम्म। जो कमोडिटी बिजनेसेस होते हैं, स्टील ले लो, सीमेंट ले लो, शुगर ले लो, कोई भी एग्रो कमोडिटी हो या माइनिंग कमोडिटी हो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी हो, तो उसके अंदर क्या होता है, कमोडिटी की भी साइकिल होती है। और सेम है, कैपेसिटी एडिशन होता है इंडस्ट्री के अंदर। जब भी इंडस्ट्री अच्छा करती है तो हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं एक्सपांड करूं, बिकॉज आगे उसको तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो हर आदमी एक्सपांड करने की ट्राई करता है, एक्सपांड करता है, तो सडनली कैपेसिटी इज एडेड इन ब्लॉक्स। जबकि डिमांड तो अपने स्पीड से धीरे धीरे ग्रो होती है, 8%, 10%, 5% जो भी होगी। तो यू हैव सडनली पीरियड ऑफ ओवर सप्लाई फॉर सम टाइम, एंड देन वो सप्लाई एब्जॉर्ब होती है, तो उस पीरियड में कमोडिटी साइकिल डाउन रहती है, एंड देन डिमांड कैचअप कर लेती है। और फिर तब तक क्या मंदी रहती है, तो कोई मैन्युफैक्चरर सोचता है अरे भाई एक्सपेंशन नहीं करना है अपने को,
एंड डिमांड जब आगे निकल जाती है तो वापस प्राइस बढ़ जाती है. दिस वी आर सीइंग इन सीमेंट, वी आर सीइंग इन स्टील ऑल्सो. और कुछ कुछ सीजनलिटी भी होती है, जैसे सीमेंट के भाव मानसून में थोड़े कम हो जाते हैं, प्री मानसून नॉर्मली बढ़ते हैं दिसंबर टू जून, तो थोड़ा सीजनलिटी भी होती है. तो ये सब चीजें हर बिजनेस का समझना पड़ता है व्हेन एवर यू आर एंटरिंग एनी बिजनेस. तो ये देखें तो कोई भी, अच्छा ये है कि सारे प्रोडक्ट जो है कंजम्पशन से लिंक्ड है फाइनली. शुगर हो ओके. या सीमेंट हो या स्टील हो, फाइनली हमें तो कंज्यूम करना ही है. तो कोई भी इंडस्ट्री अगर डाउन साइकिल में चल रही है कुछ समय से, अपने मालूम है कि साइकिल ये 5 साल की साइकिल है या 6 साल की साइकिल है, एंड ऑलरेडी डाउन साइकिल में 2 या 3 साल निकल गए हैं, 2 साल निकल चुके हैं, एंड किसी ने भी 2-3 साल में एक्सपांशन नहीं किया है, तो वी कैन बी क्वाइट श्योर कि जो बेस्ट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के हैं वो सबके शेयर के भाव नीचे ही मिलेंगे. तो इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ राइट टाइम टू एंटर. अब टाइमिंग जो होता है वो चार्ट्स देखते हैं, उससे कर सकते हैं, कुछ दूसरे इंडिकेटर्स ले लो, प्राइसेस प्रोडक्ट की ले लो, उससे ले सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ से ले लो, या डिमांड सप्लाई मिसमैच कितना कम हो गया है, स्टॉक लेवल्स ट्रेड में कितने कम हो गए हैं वो देख सकते हैं. बट वो एक टाइम हो जाता है बाय करने का. एंड whenever the cycle at the peak, when the prices are high, production is high और शेयर प्राइस भी हाई है, तो नॉर्मली जब वो वेव का टॉप आ जाता है करीब करीब, तो those are times when people should be actually pruning the investment. कम करना पड़ता है, लेकिन लोग बह जाते हैं इमोशन में कि भाई अभी तो तेजी है. सो बिजनेस की साइक्लिकलिटी जो होती है वो फाइनली स्टॉक प्राइस में भी दिखती है. और दैट गिव्स बिग अपॉर्चुनिटी. जो हम बोलते हैं ना कि रेंज ट्रेडिंग करो या टाइम साइकिल यूज करो, तो वो बहुत फर्क पड़ता है. और एफएमसीजी टाइप के बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज दोनों आ जाते हैं, तो जिसका साइक्लिकलिटी कम है, तो वो बिजनेसेस नॉर्मली दे कमांड हायर वैल्यूएशन, एंड उनकी ग्रोथ तो स्टेडी ग्रोथ चलती है, और जो राइट. बेटर प्लेयर वो ज्यादा ग्रो करता है. तो उनमें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कम मिलती है. अभी फॉर एग्जांपल अभी ये जो मार्च अप्रैल में मार्केट फॉल हो गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना, अपना लॉकडाउन हो हाँ. गया था, तो हाँ. अच्छे अच्छे कंपनीज इंक्लूडिंग एफएमसीजी ले लो या सर्विस वाले ले लो, लाइक एचडीएफसी बैंक है, लीवर है, नेस्ले, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, टॉप कंपनी ले लो आप, तो यू विल फाइंड दैट सब एक बार नीचे आ गए थे फॉर सम रीजन. सो दैट ऑटोमेटिकली गेव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. तो नॉन साइक्लिकल्स में यही देखना पड़ता है कि व्हेन एनी कंपनी इज कमिंग डाउन ड्यू टू सम रीजन एक्सट्रेनियस टू द कंपनी, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है लेकिन एक्सट्रेनियस फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है या इकोनॉमिक फैक्टर है, मेडिकल फैक्टर है, तो देयर इज अ टाइम टू एंटर. उस टाइम फियरफुल नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं, बिजनेस को देखते हैं. बहुत सही है. एक मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपने छोटी छोटी बातें एक्चुअली बहुत अच्छे से बोली. मैं अपने यूजर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाला देखिएगा जरूर वापस एक दो बार, बिकॉज बात बात में आप बहुत कुछ बोल जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का आपने इतनी अच्छी बात बोली कि ये हमेशा महंगे ही रहते हैं, क्योंकि इनके हाँ, जो स्टॉक है उसके अंदर में सीजनैलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है. तो इसीलिए आप देखो ये सेक्टर कितना महंगा है और बहुत डर लगता है इस सेक्टर में एंट्री करने में. बट अब आपका लॉजिक सुन के लग रहा है कि यार इसमें तो महंगा हमेशा ही रहेगा, तो इसमें डरने का कुछ है नहीं. रादर हम तो सोचते हैं सबसे सेफ है वो. हाँ हाँ, सबसे सेफ है. तो अगर 60-70 का पी में भी हिंदुस्तान लीवर चल रहा है तो सेफ है, चाहे वो महंगा दिख रहा है बिल्कुल आज के सही. रेट में. सही और है. ये महंगा जो है ना, एक्चुअली एक ऐसे कहावत है पुरानी कि महंगा हाँ. रोवे बार बार, सस्ता रोवे एक बार. सही बात है. तो हिंदुस्तान लीवर, आई रिमेम्बर आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, इसका पी रेशो करीब 30 चलता था, तो लगता हाँ था महंगा है. फिर 40 चलता था, हाँ फिर लगता था महंगा है, फिर लगता था कि हाँ 50 है, फिर भी महंगा है, अब 60 लगता है हाँ फिर भी महंगा है. तो ये तो हर बार महंगा ही रहने वाला है, ये कोई सस्ता कभी नहीं हाँ. होने वाला है. सही बात है. सही बोल रहे हैं आप. सही बोल रहे हैं. और दूसरा नहीं, जो है, चलिए. हाँ बताइए. एक खाली एक ये स्लाइड जो है, इट इज ट्राइंग टू हाईलाइट कि कोई भी सेक्टर में अगर किसी को डीपर इंटरेस्ट हो समझने के लिए, कोई हम्म. आदमी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो या खुद थोड़ी स्टडी करना चाहता हो, उसके पास कैपेबिलिटी हो या टाइम हो या इंटरेस्ट हो, तो हम्म. सेक्टर के वेरिएबल समझने चाहिए कि ये, हाँ इसे बोलते हैं ना फार्म टू फॉक बोलते हैं ना, ग्राउंड से लेके एंड तक, कि ये कहाँ से हाँ. स्टार्ट होता है और कहाँ कंज्यूम होता है और बीच बीच में क्या पार्ट्स है इसके. एंड हम्म. हर एरिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे अफेक्ट कर रही है, कौन प्लेयर्स हैं, और इसमें हम्म. कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और वो हम्म. कंस्ट्रेंट्स कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं. तो ये कोई हम्म. स्टडी करे तो इसके अंदर बहुत समझ में आता है. तो मैं थोड़ा हम्म. सा पावर सेक्टर के ऊपर ऐड करना चाहूंगा, जस्ट कि अभी क्या है कि थोड़ा थीम अभी करंटली चल रहा है आजकल, कि हम्म. एनर्जी जो सेक्टर है,
ये करीब समझो कि 15 साल से इसके अंदर रिफॉर्म्स चल रहे हैं। क्योंकि पहले सारी डिस्कॉम है बेचारे पैसे देते नहीं थे, जनरेटर्स को लॉस करते हैं, आज भी करते हैं वैसे तो गवर्नमेंट ने अनबंडलिंग ऑफ जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन किया। उसके बाद में टी&डी लॉसेस कम करने के ट्राई किया, उदय स्कीम लेके आए, पहले भी दूसरी स्कीमें थी। तो इस सेक्टर के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं। ये सेक्टर काफी रेगुलेटेड सेक्टर है, पॉलिटिकली काफी अफेक्टेड सेक्टर है, बट इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल चुकी है। जनरेशन में आ गए हैं, ट्रांसमिशन में भी आ गए हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ गए हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल्स भी बन रहे हैं। तो ये सेक्टर के अंदर ऐसा है ना कि पावर के बगैर कोई रह नहीं सकता। इट्स लाइक एफएमसीजी, हमारे को बिजली तो रोज चाहिए, आज घर में रोज लाइट चालू करनी है अपने, तो ये एफएमसीजी ऐसी बात होगी कि हमें तो रोज ही चाहिए। तो लॉजिकली देखा जाए तो पावर सेक्टर शुड गेट वैल्यूएशन, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो कस्टमर का टच पॉइंट है, तो उसको तो हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए, बट आज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो ये जो रीजंस हैं दे आर मोर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिसी डिसीजंस। तो इसमें अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रही है, प्रीपेड मीटर्स की बात कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू पुअर पीपल वो बात कर रही है। तो इस टाइप के हम्म चेंजेस जो अभी बात कर रहे हैं ये सब होंगे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। तो पावर हम्म सेक्टर में स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे इतना बड़ा चेंज आने वाला है कि दिस कैन बी समथिंग लाइक एन एफएमसीजी। अब दिस इज अ थॉट विच आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग ऑन दिस पॉइंट। तो अपने को हर एंगल से सोचना चाहिए कि इसमें स्कोप क्या है। तो इस तरह से हम्म कई बार लगता है कि एक सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है, भले ही अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो। तो ऐसे सेक्टर्स और मे बी गुड प्लेयर्स इन दिस कंपनी में देखा जा सकता है। राइट राइट। तो एक बार आप सेक्टर लेवल पे एनालिसिस कर लेते हैं, सपोज ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि हाँ ये सेक्टर में पोटेंशियल है, तो फिर हम्म। उस सेक्टर के अंदर में कौन सा स्टॉक में दिमाग लगाना चाहिए, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक बार अपने सेक्टर समझ लिया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज से किस डायरेक्शन में जा रही है, इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और प्रॉफिट बनाने का स्कोप इंप्रूव हो रहा है, तो वो सेक्टर सिलेक्ट हो चुका है। अब वो सेक्टर में जो है फाइनली लीडर्स जो होंगे वो तो लीडर ही हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो लीडर है उनको सिलेक्ट करना चाहिए अपने को पहले। बट ऑलवेज ये देखा गया है कि हर सेक्टर में, हर बिजनेस में कोई ना कोई नया प्लेयर आता है, वो एक नए ढंग से सोचता है, नया सोच लेके आता है और एक नए तरीके से काम करता है। एंड कई बार ऐसे होता है कि वो आगे निकल जाता है, लीडर से भी आगे निकल जाता है। तो उस सेक्टर में पहले हमें देखना पड़ता है कि हु आर द बेस्ट मेन प्लेयर्स इन दैट सेक्टर। हम्म वो हम्म जो कंपनीज सेक्टर में लिस्टेड है उन्हें देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए। हम्म कुछ अनलिस्टेड कंपनीज भी होती है, उसमें डेटा खैर कम मिलती है। और उसके अंदर मेन पार्ट ये होता है ना कि वो सेक्टर में यू हैव टू लुक एट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट हैज टू बी ऑनेस्ट, इट हैज टू बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना हम्म चाहिए, एंड हम्म जो कंपनी कहती है, मैनेजमेंट जो कहती है वो करती भी है, वो भी हम्म देखना चाहिए। एंड हम्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा हो कि भाई कहीं डेट में नहीं फंस जावे, डेट जहाँ रिक्वायर्ड हो उतना लेवे, सर्विस कर सके हम्म उस हिसाब से। और मार्केट में कभी भी बिजनेस में ऊपर नीचे डाउन साइकिल आती है तो वो सस्टेन कर सके, वैसी हम्म कैपेबिलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट बैंडविड्थ। तो वो देखना हम्म पड़े। तो ये हम्म सब देख के वी कैन से कि भाई कौन सी कंपनियां जो है जिनमें हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। हम्म तो इस तरह से कंपनी आइडेंटिफाई हो सकती है। और प्लस हम्म देखते रहना चाहिए कि कोई भी काम करने का तरीका, कोई कोई नया तरीका लेके कोई आ रहा है क्या। अगर कोई नया तरीका लेके आ रहा है तो उसे जरूर देखना चाहिए। राइट राइट। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पावर सेक्टर की बात कर रहे थे, तो अभी हम्म मेरा एक ऐसी गेस है, मैं तो आई एम जस्ट शेयरिंग अ गेस विद यू, कि गवर्नमेंट चाहती है कि स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए, प्रीपेड मीटरिंग होनी चाहिए। तो हम्म उसका मतलब ये है कि जैसे प्रीपेड फोन होता है वैसे प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर हो जाएगा, या अपना टीवी चैनल होता है, अपने जैसे पैसे हम्म खत्म हुए टीवी बंद हो गया, अगेन यू टू रिचार्ज एंड फिर चालू होता है। तो इस हम्म तरह से हम्म पावर में आ जावे कि भाई समझो जो भी 200 400 500 रुपए का रिचार्ज कर दिया, पावर आ रहा है, अब पैसे खत्म, हम्म पावर बंद, अगेन रिचार्ज करो। हम्म तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले को तो पैसे मिलने ही मिलने हैं। अब ये हम्म अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है तो ये मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर को एंड स्मार्ट मीटर वाले को, जो स्मार्ट मीटर यूज कर रहे हैं, हु आर एबल टू कैलकुलेट एंड स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। तो दिस थ्रोज एन हम्म अपॉर्चुनिटी। अब कौन इस लाइन पे चल रहा है वो देखना है। तो दिस विल हम्म थ्रो अप बिग अपॉर्चुनिटी। इस तरह से मैं देखता हूँ कि कई बार कोई एक नई थिंकिंग लेके आवे। हम्म आज पावर है, जरूरी नहीं कि पावर बनाना है, पावर हम्म जनरेशन में बहुत पैसा लगता है, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होता है, इस ट्रांसमिशन में हम्म कम लगता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम्म भी थोड़ा बहुत लगता है। हम्म लेकिन जैसे अपने उबर है, एयरबीएनबी है, सो दीज आर हम्म कंपनीज हु आर द हम्म बिगेस्ट होटल कंपनी या बिगेस्ट टैक्सी कंपनी, और उनके पास एक हम्म होटल नहीं और एक टैक्सी नहीं है।
तो मैं तो हम्म ऐसे इमेजिन करता हूँ कि कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई आ जावे जो न तो हम्म जनरेटर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना ट्रांसमिशन करता है, वो तो बस पावर खरीद लेता है और कस्टमर को हम्म बेचता है। सो वो अपने कस्टमर हम्म क्रिएट करता है, कस्टमर को सप्लाई करता है पावर, एंड ही पेज द कॉस्ट, ही विल बाय पावर फ्रॉम समवेयर, ही विल पे, ट्रांसमिशन का पैसा दे देगा। सो दे कैन बी हम्म इमरजेंस ऑफ अ न्यू प्लेयर जो पावर हम्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। He is हम्म just a sort of a middleman getting the power to the customer from some source, and he is हम्म building a franchise of customers and giving service. तो इस तरह का नया प्लेयर इमर्ज हो सकता है। तो तो सही बात है। हर इंडस्ट्री में कोई भी एक नया तरीका लेता है, उसको भी देखना चाहिए। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ सीमेंट में, जैसे इट्स अ बल्क कमोडिटी, तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग कॉस्ट, तो बिकॉज ऑफ दैट हम्म उस कारण से अपने ज्यादा दूर मार्केट तक सामान नहीं भेज सकते हैं सीमेंट का, क्योंकि फ्रेट का कॉस्ट हाँ बढ़ जाता है। तो अंबुजा हाँ सीमेंट वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने सी ट्रांसपोर्टेशन चालू किया, और उसका ओके प्लांट गुजरात में कोस्टल था, और वो सी से ट्रांसपोर्ट करते थे सीमेंट टू अप टू केरला मार्केट। केरला वाज सपोज टू बी द बेस्ट मार्केट, क्योंकि हाईएस्ट भाव मिला, कोई सीमेंट प्लांट वहां पास में था नहीं। तो हम्म वो गुजरात से सीमेंट को केरला भेज सकते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीमेंटल थोड़ा लगता था बिकॉज ऑफ सी ट्रांसपोर्ट, और पैसा हम्म उनको ज्यादा मिलता था, तो गेन होता था, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी कंपनी की। अभी हम्म इनोवेशन हो गया इन दिस हम्म लाइन। उसी तरह से आरएमसी है, आजकल हम्म आरएमसी बिजनेस है, तो जो आरएमसी के अंदर प्रॉपर डेवलप हो रहा है, सो दैट हम्म इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, कौन कर सकता है। तो हम्म हर इंडस्ट्री के अंदर एक नए तरीके से काम करने वाला जो प्लेयर होता है, हम्म। तो उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड उसके अंदर काफी स्कोप मिल सकता है। तो सर ये पता कैसे लगे कि कौन नया प्लेयर क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन कैसे मिले ये सब? नहीं, ये तो बेसिकली कंपनी में हर प्लेयर को देखना चाहिए कि वो क्या कर क्या रहा है। अब सीमेंट वाला खाली सीमेंट ही बना रहा है क्या? सीमेंट में कितनी ग्रेड्स ऑफ सीमेंट होती है, वो क्या बना रहा है, या नए हम्म मार्केट में जा रहा है, नया वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, या पावर हाँ के अंदर कंजम्पशन जो अपने कोयला यूज करता है, या इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रहा है, ऑयल यूज कर रहा है, या पेट कोक लगा रहा है, तो उसके अंदर हाँ कहीं कुछ नए मटेरियल यूज करके कॉस्ट सेव करने की ट्राई कर रहा है, या ब्रांडिंग अच्छा कर रहा है। या हम्म एग्जाम्पल सिंपल देख लो, मार्केट के अंदर हम्म आज समझो आपको सीमेंट घर बनाना है, यू हैव टू बाय सीमेंट, आप कौन सी सीमेंट लोगे, आप सोचो। हम्म आज पहले ही नाम अल्ट्राटेक हम्म का आ जाएगा, या अंबुजा सीमेंट, या जो भी नाम आएगा। तो अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए है, तो ही विल पे एक्स्ट्रा फॉर इट। तो जो कंपनी अपना प्रोडक्ट को ब्रांड कर पाती है एंड क्रिएट कस्टमर प्रेफरेंस, वो भी एफएमसीजी जैसी होती है ना, इट इज नॉट एफएमसीजी बट इट इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, एंड ब्रांड कमांड्स वैल्यू, एंड कंपनी इज एबल टू कमांड वैल्यू। तो लोग, आई हैव सीन पीपल कि जो हम्म अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसके लिए पर बैग 50 किलो का बैग आता है, दे आर विलिंग टू पे 10-20 रुपीज एक्स्ट्रा, 10-15 रुपीज एक्स्ट्रा। और यहाँ तक कि हम्म प्रोजेक्ट साइट पे बिल्डर बोर्ड लगाते हैं कि वी आर यूजिंग अल्ट्राटेक सीमेंट, या वी आर यूजिंग अंबुजा सीमेंट, का मतलब उसको अपना बिल्डिंग बेचनी, फ्लैट हम्म बेचने हैं, तो कस्टमर को कंफर्ट के लिए बोल रहा है कि हम्म हम देखो अच्छी सीमेंट यूज कर रहे हैं। बाकी सीमेंट तो सब अच्छी होती है, हम्म तो ब्रांडिंग जो हम्म कर पाता है, तो ही इज क्रिएटिंग एक्स्ट्रा हम्म वैल्यू। तो ये तो अपने ग्राउंड लेवल पे अपन हम्म। देखेंगे तो दिख ही रहा है। तो तो ये तो ये जो है बेसिकली, रिसर्च करना पड़ता है अपने को। हाँ वही मतलब जो गांधी जी ने तीन बंदर दिए थे, कि सुनो मत और बोलो मत और देखो मत बुरा, ये तो आपको उल्टा करना पड़ेगा कि सुनना भी हम्म। ज्यादा है, देखना भी ज्यादा है, और बोलना भी ज्यादा है, और अब इंटरनेट पे ज्यादा रहना है, ताकि आप होमवर्क प्रॉपरली कर पाए और नए नए आइडियाज को निकाल पाए। वो मिलना और बहुत गांधी मुश्किल जी, है आइडियाज। हाँ, गांधी जी का चौथा बंदर मैं तो ऐड करूंगा वो तीन के हाँ साथ में, कि अपना दिमाग भी लगाओ, सोचना भी है। ये तो है, लेकिन उसके बिना तो कुछ नहीं होगा इस बाजार में। हाँ सही हाँ। बात। जय ये जी, एक टेलीकॉम आपके साथ, की, ये टेलीकॉम पे आपके स्लाइड साथ है, आई थिंक थे। ये तो सब लोग हाँ जानते हैं, हाँ। हाँ तो हाँ इसके हाँ ऊपर ज्यादा मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये स्पेस तो सब जानते ही हैं कि कैसे लोग हाँ। माइग्रेट हो रहे हैं 2G 3G 4G से, और आगे 5G भी आने वाला है। तो कौन सी कंपनी किस स्पेस में है वो ही दिख जाता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो ऑटोमेटिक विनर होगा, और जो पीछे ओल्ड टेक्नोलॉजी पे रह गया तो रह गया। लेकिन इसमें एक अलग चीज बताऊंगा, कि जो हम हाँ देखते हैं, एक एचएमवी करके कंपनी है जो अपने है ना सारेगामा। हाँ अब अब ये जो कंपनी है, प्रैक्टिकली गानों की राइट्स वगैरह के बारे में कोई सोचता नहीं है, गाने सुनते हैं, पुराने गाने हो गए ठीक है, खत्म हुए, नए आते रहते हैं। तो ये कंपनी बीच में ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि इस कंपनी के पास बहुत सारे गानों की राइट्स है, जो राइट्स किसी और के पास 10 साल के लिए जाती है, फिर वापस रिवर्ट बैक टू द सिंगर या जो भी है, और उन्होंने कहीं से ले रखी राइट्स। तो उन्होंने इस चीज को यूज करके अच्छा बिजनेस बना लिया, और प्लस प्रोडक्ट निकाल दिया कैरावान करके। तो ये कंपनी सडनली बिकेम अ गुड प्लेयर यूजिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स। तो तो इसलिए ओल्ड प्रोडक्ट से कोई कोई
कंपनियां यूज भी कर पाती है। करेक्ट। अब जो एक है फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में अपने शुरू में बात नहीं की थी, तो फाइनेंशियल सेक्टर तो क्या, मनी इज द व्हील ऑफ कॉमर्स, इट लुब्रिकेट्स द कॉमर्स। तो हर जगह पैसे के बगैर कुछ काम चलता ही नहीं है, तो बोला जाता है सबसे बड़ा रुपया। सो अब बैंक्स जो है, अब देखा जाए तो बैंक में इतना बड़ा चेंज आ गया है ओवर द लास्ट मे बी 3 decades और सो, कि एक पहले एक पीएसयू बैंक ही होते थे, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, और वहां से प्राइवेट सेक्टर बैंक चालू हुए एंड दे ग्रू, एंड कई प्राइवेट सेक्टर बैंक आए, कुछ मर्ज हुए, कुछ ग्रो हुए, कुछ बंद भी हुए। एंड आज की डेट में ऐसा हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का मार्केट कैप देखा जाए तो एक टॉप बैंक का मार्केट कैप इज मोर देन सारे पीएसयू मिला के। और इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस साइज भी देखा जाए तो दे आर सेकेंड लेवल पे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। और प्रॉफिट्स देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रॉफिट्स आर मल्टीपल टाइम्स ऑफ द पीएसयू बैंक प्रॉफिट्स। तो ये एक सेक्टर ऐसा एमर्ज हुआ है जिसके अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज इज शोइंग द रिजल्ट, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी वैल्यू ऐड करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि इंटरप्राइज अच्छी चले। और जैसे यूएस इज चैंपियन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, तो ये प्राइवेट बैंक्स में अपने देखा है कि हाउ द बेस्ट मैनेज बैंक्स हैव डन वेल एंड ग्रो किए हैं। और शैडो बैंक जो बोलते हैं अपने एनबीएफसी सेक्टर जैसे है, तो उसके अंदर भी अब वो कंपनियों को, एनबीएफसी को तो बैंकों से पैसा लेना है और वापस बैंकों से कम्पीट करना है अगेन, तो इट्स अ पैराडॉक्स। लेकिन उसमें भी कुछ कंपनियां ऐसी है कि दे आर एबल टू एड्रेस मार्केट जो बैंक नहीं कर पाता है, या बैंक उतने छोटे टिकट साइज में जा नहीं पाता है, या उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर कोई जा नहीं पाता है। तो एनबीएफसीज आर एबल टू फाइंड अ मार्केट फॉर देमसेल्व्स एंड ग्रो वेल। एंड माइक्रो फाइनेंस भी एक ऐसा एरिया है जहाँ बैंक लेंडिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर काफी कंपनियां हैं हु आर डूइंग वेल। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर है कि हर आदमी अपना निश निकाल सकता है। और टेक्नोलॉजी जो आई है पिछले 10-15 सालों में, तो टेक्नोलॉजी ने इतना एनेबल कर दिया है कि यू कैन रीच द कस्टमर, आप कस्टमर को मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो, और डेटा एनालिटिक्स इतनी आ गई है कि एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कस्टमर कहीं रीपे करेगा या नहीं करेगा, या डिफॉल्ट होने का चांस तो नहीं है, यहाँ तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो यूजिंग ऑल दीज थिंग्स and the geographical reach of technology, I think banking business has seen one major change, and next revolution in banking will be based on IT and connectivity, digitization। इसमें इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि जैसे बोलते हैं ना कि Airbnb is a company without hotel, तो sometimes you may have a bank without branches। तो DBS एक सिंगापुर का कॉन्सेप्ट था कि भाई इट्स मोर ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक बैंक। तो फ्यूचर कैन बी वेरी डिफरेंट। तो मेरे को बात जो समझ में आ रही है ना जय जी आपसे बात करके, कि मोटामोटी हर सेक्टर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को आप आइडेंटिफाई करिए और उनके नंबर्स को फॉलो करिए, और उस सेक्टर के अंदर में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन नया नया करके कुछ एज क्रिएट कर रहा है अपने लिए, और उस बंदे को, क्योंकि वो नयापन लेके आ रहा है, उस बंदे को आप बस फॉलो करिए, और उसमें जब राइट टाइम मिले तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग कर लीजिए टेक्निकल्स वगैरह देख के। मोरलेस यही बिल्कुल सही प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, बिकॉज आपका डेटाबेस तो मैं देख रहा हूँ कि हर सेक्टर पे आपने एक रिच डेटाबेस बना रखा है। डेटा इज रॉ मटेरियल नाउ, जैसे बोलते हैं ना कि डेटा इज अ न्यू ऑयल। तो ये तो जरूरी है, डेटा देखना, डेटा फाइंड करना, उसको एनालाइज करना, और उसको यूज करके अपने को कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है फॉर फ्यूचर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू रीड द नंबर्स। नंबर्स तो अपनी जगह सब है, बहुत सारे नंबर्स पब्लिश मिलते हैं सब जगह, उसको आप यूज कैसे करते हो, उसको उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो, इन्फ्रेंस ड्रॉ क्या करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज मोर क्वालिटेटिव। Quantitative factors can guide you a little bit, but finally it is qualitative factors which matters। करेक्ट गुड। अभी जैसे और दूसरा एक, अभी आजकल इंस्टीट्यूशनल फ्लो का डेटा है, अभी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो शेयर होते रहते हैं, एफआईआईज और लोकल इंस्टीट्यूशंस के बाइंग सेलिंग डिटेल्स आती रहती है। मैं तो सब बात कर रहा हूँ पब्लिक डोमेन नॉलेज की। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, दे आर the more qualified institutions, more professional, they have better reach, better bandwidth with the companies, they are able to interact with the companies and get information theoretically, I would say,
it is should be in public domain, but कई information मिलती है when they meet the companies which may not be in the public domain, so they have better level of knowledge and they are employing more research, better research, well informed people, तो उनके जो flow होते हैं तो they are very useful. तो आज institutional holdings कैसे change हो रही है, तो वो देखा जाए तो वो ट्रैक करें तो that also gives an indication कि भाई लोगों का इंटरेस्ट किस साइड जा रहा है, so that also sometimes gives pointer कि जरा इधर देखो कुछ हो रहा है. राइट. दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूँ, रिटेल होल्डिंग. अभी इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनली रिटेल मार्केट. रिटेल होल्डिंग यूज्ड टू बी लाइक 30 to 40% ऑफ द शेयर होल्डिंग आज से 30-40 साल पहले. जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होती गई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ गए, तो वैल्यूएशन बढ़ते गए अच्छी कंपनियों के, एंड वी फाउंड दैट इंडियन रिटेल होल्डिंग केप्ट ऑन रिड्यूसिंग. आदमी भाव बढ़ गया, उसको लगता है कि बहुत बढ़ गया, चलो बेचो, वो निकलता जाता है. एंड वी फाइंड दैट अमंग्स द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन, अगर देखेंगे टॉप 20, 50, 100 कंपनीज आप ले लो, तो रिटेल होल्डिंग विल बी इन सिंगल डिजिट्स, मे बी बिलो 5%. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंटर है. तो इसे भी ट्रैक करना चाहिए. आई थिंक ये ऐसा एक टॉपिक है जय जी जो अपने और आपका स्लाइड तो देख के मेरे को लग रहा है इसमें और भी बहुत मसाले हैं, तो इस पे तो मेरे को लगता है अपने को सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली में क्वाइट डेप्थ वाला टॉपिक है और एक एक सेक्टर को पकड़ के अपने को डीप में जाना चाहिए. तो होपफुली ये मौका फिर आपसे मिलूंगा, मे बी नेक्स्ट टाइम एक दो सेक्टर को भी पकड़ेंगे और थोड़ा डीप डाइव करेंगे सेक्टर के अंदर में. बट मोटा मोटी एक आइडिया लग गया है कि क्या देखना चाहिए अगर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट थियरी करना है तो कैसे देखना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं. अब मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी स्लाइड शेयर किया जिसके अंदर में एनुअल रिपोर्ट्स और ये सब के, तो बिफोर वी एंड अगर आप ये लास्ट स्लाइड का थोड़ा और डिस्क्रिप्शन दे दें. अभी जैसे कई बार अपने कहीं न्यूज आती रहती है, अपन छोटे नोट्स बना लेते हैं कहीं पे, तो देखते हैं कि अभी जैसे इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री है एग्जांपल, या नोट बता रहा है कि 65% इज अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली एक बाटा है और रिलैक्सो है, लिबर्टी, ऐसे लिमिटेड प्लेयर्स हैं और कुछ निश प्लेयर्स हैं. तो ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इंडस्ट्री है. अब इसके अंदर ब्रांड प्ले के लिए बहुत स्कोप है. तो कोई भी अगर बंदा इसमें रिलायबल प्रोडक्ट एट अ डिसेंट प्राइस, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री कर सके, तो स्काई इज ओपन. बहुत बड़ा सेक्टर इसके, बहुत बड़ा एक्सपोजर मार्केट अवेलेबल है इसके लिए. फिर लगेज इंडस्ट्री का एक नोट एग्जांपल, जैसे ये यहाँ पर लगेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना. लगेज इंडस्ट्री देखा जाए तो इट इज अ ट्रैवल एसेंशियल. हर आदमी को ट्रैवल के लिए लगेज चाहिए, और कैबिन लगेज अलग साइज का होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बड़ा लगेज अलग होता है, छोटा अलग होता है. आजकल घरों में भी सामान रखने के लिए भी काम आता है. तो दिस मार्केट इज गोइंग टू ग्रो. अब देखा जाए तो ये मार्केट जो है एक क्लियरली अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में जो हर मार्केट में दिखेगा, तो जो छोटे मोटे जो बैग वाले सूटकेस वाले प्लेयर्स होते हैं जो कम भाव में बेचते हैं, बट उसमें देखेंगे कि अपने बैग लेके गए, रास्ते में हैंडल निकल गया, कभी व्हील निकल गया, इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है. कईयों ने एक्सपीरियंस किया होगा. बट व्हेन यू गो फॉर अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, भले इंटरनेशनल हो या इंडियन ब्रांड हो, तो नॉर्मली ये थॉट्स माइंड में आएंगे नहीं कि कभी व्हील निकल जाएगा, हैंडल निकल जाएगा, बैग को कैसे उठाएंगे. ये सब प्रॉब्लम आने वाली नहीं है प्रैक्टिकली. तो ये क्वालिटी की बात है. अब इसके अंदर देखा जाए तो आज जो बड़े प्लेयर है नॉन लिस्टेड में, सैमसंग है जैसे इंटरनेशनल प्लेयर है, इंडिया का वीआईपी है वगैरह. तो ये इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स हैं, इफ यू आर एबल टू कंपेयर देम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी खूब दिखती है. सो देखिए मतलब फंडामेंटल एक्चुअली ऐसा एरिया है जहां आप जितना घुसते जाओ उतना और इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे और उतना उससे आप जजमेंट क्रिएट कर सकते हैं. बट मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए एक मोटा मोटी हमको एक ऑप्शन, एक तरीका मिल गया कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं, और आपका तरीका बहुत ही सटाक है, बहुत ही नॉर्मल सा है कि आपने पेपर कटिंग डाल रखा है, पॉइंटर नोट कर रखे हैं, हाथ से आपने लिख रखा है, मतलब जहां से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए वो आपने कैप्चर कर लिया और उससे कुछ कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट सेक्टर रिसर्च, और ये लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, एक आदत डालनी चाहिए जो आपने डाला है. उसके अलावा एक सेक्टर पे थोड़ा डीप कभी मौका मिलेगा. मैंने कहा कि जैसा मैंने कहा कि आपके साथ जाऊंगा बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है सेक्टर एनालाइज करने का वो काफी काफी सिंपल लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है जो कि समझा जा सकता है.
तो जय जी, ये वीडियो के लिए इतना आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट पूरा समझ के आपसे, और एक और वीडियो का आपसे कमिटमेंट लूंगा और कोई एक सेक्टर पकड़ेंगे और उसके अंदर में डीप डाइव करेंगे साथ में। जरूर जरूर, डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट। एंड जो भी सेक्टर लेंगे, कोई भी म्यूचुअली बात करके, आई थिंक इट विल बी अ सेक्टर वी शुड डू समथिंग। Correct, correct. So, thank you so much for recording this lovely video with us. I hope my users, my listeners will get the advantage and they will definitely use it. क्यों दोस्तों, फायदा उठाएंगे कुछ इसका। ये जो आदत है सेक्टर्स को समझने की और उसमें से क्वालिटी स्टॉक्स निकालने की, ये आदत डालिए, क्योंकि इसी से बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। और जय भाई इज अ क्लासिक एग्जांपल हाउ ही हैज डन इट। थैंक यू जय जी फॉर रिकॉर्डिंग दिस वन। Thank Thank you you, friends and for wish you watching great this one. investing, great wealth creation. Thank you so much. Thank you, friends, for watching this. Have a great life ahead. Stay safe. Bye bye.